नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको मैं आगे अपनी सीरीज़ सोमैटिक सिम्टम्स को कैसे ट्रीट करें, इनका इलाज कैसे करें, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपसे एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा आज। इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करूँगा उसे कहते हैं डॉक्टर शॉपिंग। तो और देरी ना करते हुए आइए अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, अब हम सीधा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर शॉपिंग एंड सोमैटिक सिम्टम्स। डॉक्टर शॉपिंग का मतलब हुआ कि डॉक्टर्स के पास बार बार जा जाके अपने इलाज के लिए, अपने टेस्टिंग के लिए और अपने डायग्नोसिस के लिए बार बार उनसे मिलना, अलग अलग कंसल्टेशंस करना, उनको विजिट करके अलग अलग जो पैथी होती हैं जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, अलग अलग डॉक्टरों से मिलना ताकि उनसे अपनी बीमारी, अपने सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से जाना जा सके, उनकी ओपिनियन, उनकी राय ली जा सके और किसी तरह से बस इन सिम्टम्स से छुटकारा मिले। नए नए ट्रीटमेंट्स यूज कर लो, किसी तरह से बस डॉक्टर्स के पास बार बार जाना है, चेकअप कराते रहना है और सेटिस्फैक्शन नहीं आती जिससे, और किसी तरह से बस सेटिस्फाइड होने की कोशिश करनी है। तो इसे कहते हैं डॉक्टर शॉपिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को अप्रोच करना, उनकी कंसल्टेशन लेना। तो विजिटिंग सेवरल डॉक्टर्स अगेन एंड अगेन, इसकी वजह से हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हमारे ये जो सोमैटिक सिम्टम्स हैं ये बढ़ जाते हैं। सोमैटिक सिम्टम्स जो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पेट की समस्याएं हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड हो सकती हैं, हार्ट बीट्स का तेज होना, ब्रेथ का बहुत ज़्यादा महसूस होना, बार बार तेजी से सांस लेना, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं, क्रोनिक पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो सोमैटिक सिम्टम्स हैं ये डॉक्टर्स के पास ज़्यादा विजिट्स करने की वजह से बढ़ जाते हैं। इनमें हम देखते हैं कि एक इंक्रीज आता है। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अब पहले हम देखेंगे कि डॉक्टर्स के पास आप जाते क्यों हैं। तो सबसे पहला जो एक रीज़न होता है वो होता है रिपीट चेकअप्स के लिए। मतलब आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं, मान लीजिए आपको हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा और आप डॉक्टर के पास जाते हैं पता करने के लिए कि भाई हमें सर में दर्द क्यों होता है, इसका कोई चेकअप कराया जाए, एमआरआई स्कैन हो जाए, किसी तरह से हमारे ब्रेन का कोई ईईजी हो जाए, सीटी स्कैन हो जाए, किसी भी तरह से बस एक चेकअप हो जाए जिससे कि बार बार हमारे को ये कंफर्मेशन मिल पाए कि हमारे को जो हेडेक हो रहा है एक्चुअल में वो किस वजह से हो रहा है। तो हेडेक के लिए या किसी भी दूसरे सिम्टम के लिए आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में विजिट करते हो ताकि आपको एक सही तरीके से पता चल सके, सही तरीके से जांच हो सके कि शरीर में, दिमाग में, हमारे अंदर ऐसा क्या वो कारण छुपा है जो आज तक डिटेक्ट नहीं हो पाया, जिसे इतने सारे डॉक्टर्स पहचान नहीं पाए, जिसे पहले, आज से पहले कभी किसी और टेस्ट में डिटेक्शन नहीं हो पाया, वो हमें पता चल जाए। तो बार बार आप चेक कराते हो और आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। हर बार सिम्टम कोई नया रूप ले लेता है और आपको लगता है कि इस बार सिम्टम बढ़ गया, इस बार प्रॉब्लम बढ़ गई, तो मुझे चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि बिना चेकअप के, बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना इन सब डायग्नोस्टिक सेंटर्स में विजिट किए, नए नए टेस्ट कराए, हमारे को नहीं पता चल सकता कि बीमारी किस टाइप की है। कहीं ये सिम्टम बढ़ ना जाए, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, इसलिए चेकअप करा के किसी तरह से इसको बचा लो। दूसरा एक कारण होता है डॉक्टर के पास जाने का, एक्यूरेट डायग्नोसिस, कि भाई अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाओ ताकि अच्छे से अच्छे तरीके से हमें पता चल सके कि हमें बीमारी है क्या, किस तरह की बीमारी है। ये हेडेक जो हो रहा है या ये जो गैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे हैं, ये कहीं कैंसर तो नहीं, किसी तरह का ट्यूमर तो नहीं, या ये छोटी मोटी बीमारी है। गूगल पे चेक किया, जगह जगह जाकर किसी और से पूछा, पता किया, तो भाई क्लियर तो होना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम जो हो रही है ये कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं या कोई छोटी मोटी बीमारी है। तो एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए, जो कि आपको शायद लगता है कि पहले आपको नहीं मिल पाया, शायद डॉक्टर ने ठीक से बीमारी को पता नहीं किया, शायद वो डॉक्टर सही नहीं था, शायद डॉक्टर जो था वो पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं था, डॉक्टर ने ठीक से बात नहीं की, डॉक्टर ने ठीक से टेस्ट कराने को नहीं बोला, डॉक्टर को शायद पूरी जानकारी नहीं थी, डॉक्टर ने पूरे सवाल नहीं पूछे, डॉक्टर का वहां का सेटिंग ठीक नहीं था, डॉक्टर का एटीट्यूड ठीक नहीं था। किसी भी वजह से आपके मन में आ सकता है कि आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं मिला है और इस डायग्नोसिस को लेने के लिए आप बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हो। कहीं पर किसी डॉक्टर के रिव्यू पढ़ लिए, कहीं पर किसी डॉक्टर की यूट्यूब पे वीडियो देख ली, टीवी में किसी डॉक्टर के बारे में जान लिया, अखबार में, मैगजीन में कहीं डॉक्टर के बारे में पढ़ लिया, किसी ने हमें बता दिया, किसी दूसरे पेशेंट ने, किसी रिलेटिव ने हमारे को बता दिया, तो बस डॉक्टर के पास जाना है ताकि और अच्छे से डायग्नोसिस हो पाए। भाई और लोगों के डायग्नोसिस अगर डॉक्टर इतने अच्छे से कर रहा है तो शायद हमारा भी कर देगा, भाई इतने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं तो शायद हमारे बारे में भी कुछ अच्छे से बता देगा। तो एक्यूरेट डायग्नोसिस की धुन में हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनसे कंसल्टेशन लेते हैं।
नेक्स्ट एक रीजन होता है ट्राइंग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, मतलब ना ही सिर्फ अलग अलग दवाइयां लेनी है, जबकि होम्योपैथी, आयुर्वेद, हर तरह के डॉक्टर के पास जाना है। अलग अलग मोडेलिटीज, अलग अलग पैथीज और ये जो अप्रोचेस होती हैं ट्रीटमेंट की, उनको अप्रोच करना है, कंसल्ट करना है डॉक्टरों को। तो सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर को ही नहीं, होम्योपैथी, आयुर्वेद, योगा एक्सपर्ट, मेडिटेशन एक्सपर्ट, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट, न जाने किस किस डॉक्टर के पास आप जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, आपको या तो लगता है डायग्नोसिस ठीक नहीं मिला, या शायद चेकअप ठीक से नहीं हुआ, या शायद एलोपैथी में पूरा इलाज नहीं है। तो भाई अलग अलग ट्रीटमेंट्स अप्लाई करते रहो, अलग अलग टाइम पर। कभी 2 महीना एक ट्रीटमेंट अप्लाई किया, कभी 10 दिन कोई दूसरा ट्रीटमेंट यूज किया, कभी कुछ अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आप अलग अलग ये जो सारे जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं इनको फॉलो करते रहते हैं। कभी एक टाइप का इलाज तो कभी दूसरे टाइप का इलाज। क्यों? क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके सिम्टम्स अलग अलग रूप बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सिम्टम्स आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक इलाज अगर ठीक से काम करता हुआ नहीं दिखाई देता तो लगता है कि दूसरा इलाज लेना तो पड़ेगा। और कोई ऐसा विश्वसनीय, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन अगर बता दे कि भाई होम्योपैथी से बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होगा, आयुर्वेद से बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तो सारे पिछले ट्रीटमेंट छोड़कर, सब पर एकदम बिल्कुल भरोसा छोड़कर आप उस नए ट्रीटमेंट की तरफ दौड़ चलेंगे और नए नए ट्रीटमेंट्स के चक्कर में आप दौड़ते भागते रहेंगे, इधर से उधर दूसरे डॉक्टर से मिलते रहेंगे। तो ये डॉक्टर्स की विजिट्स बार बार हो रही हैं, और इससे हो क्या रहा है? आपके सिम्टम्स ना ठीक हो पा रहे हैं, ना आप एक प्रॉपर टाइप का ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं, आप अपने को असंतुष्ट रख रहे हैं, आप अपनी एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने इलाज पर पूरा भरोसा ना करके अपने सिम्टम्स के लिए जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं ले रहे। इस वजह से ज्यादा डॉक्टर विजिट्स की वजह से क्या हो रहा है, आपके ये सोमैटिक सिम्टम्स बने हुए हैं या ये बढ़ भी जाते हैं। जितना ज्यादा आपको लगेगा कि आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ, जितना ज्यादा आपको लगेगा कि आपका डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ, जितना ज्यादा आप चेकअप कराते रहेंगे, आपका सारा टाइम दिमाग जो है अपने सिम्टम्स में दौड़ता रहेगा, और हर बार आपको आपके सिम्टम्स जो है वो बढ़ते हुए, ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आप खुद थोड़ा ध्यान दें। जो डॉक्टर आपको लगता है कि उसने अच्छा डायग्नोसिस किया, आपके सिम्टम्स में रिलीफ आता है, मतलब कि किसी तरह से डॉक्टर की विजिट्स आप कम कर देते हैं। डॉक्टर की विजिट जैसे ही कम हुई या किसी के कहने से कम हुई, आपके सोमैटिक सिम्टम्स भी कम होते हुए दिखाई देंगे। या अगर आप किसी वजह से अपने डॉक्टर से संतुष्ट नहीं है, एक नया ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो नेचुरली आप देखेंगे कि नया ट्रीटमेंट लेने के कुछ दिनों तक आपके सोमैटिक सिम्टम्स कम होंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप शॉर्ट टर्म रिलीफ तो ले लेते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास विजिट करके, पर लॉन्ग रन में आपके ये सिम्टम्स सिर्फ बढ़ते हैं और ये कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल इलाज आपने नहीं लिया, इलाज पर पूरा भरोसा नहीं किया और इधर उधर दौड़ते भागते रहे। तो आइए अब बात करें कि कैसे हम ये डॉक्टर विजिट्स को कम कर सकते हैं। क्यों हमें ये डॉक्टर विजिट्स कम करने की जरूरत है, ताकि हमारे सोमैटिक सिम्टम्स को लेकर हमारा एटीट्यूड बदले और हम एक हेल्दी एटीट्यूड के साथ अपने सोमैटिक सिम्टम्स को दूर कर पाएं। तो यहां आप देखेंगे कि डॉक्टर शॉपिंग कम करने के उपाय, इसकी टिप्स क्या होंगी। सबसे पहली टिप क्या होगी, अपनी बीमारी और लक्षणों के बारे में पूरी जानकारी लें, और YouTube से अच्छा इस मामले में माध्यम और कोई नहीं हो सकता। पूरी जानकारी लें। आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, इसीलिए आपको ना पूरे अपनी प्रॉब्लम की समझ आ पाती है, ना सोमैटिक सिम्टम्स के बारे में पूरा ज्ञान ले पाते हैं कि भाई ये बिना किसी मेडिकल कारण के भी हो सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल कारण की वजह से भी हो सकते हैं। इस बारे में आप पूरी जानकारी नहीं लेते और बार बार डॉक्टरों के पास जाने की आपकी आदत बनी रहती है। तो आधी अधूरी जानकारी की बजाय पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें। सेकंड, जो बीमारी डॉक्टर बताते हैं उसके बारे में केवल वैज्ञानिक जानकारी लें। इधर उधर की आलतू फालतू चीजें, अपने नुस्खे और इधर उधर के आइडियाज में मत पड़ें, मत उलझें। इसलिए जानकारी लेते समय सावधानी बरतना और उसे परखना बेहद जरूरी है। परखने का मतलब है कि चेक करें कि क्या ये जानकारी जो आप ले रहे हैं वो सच में हेल्पफुल होती भी है या नहीं, या सिर्फ बड़े सारे भीड़ में लोग मान रहे हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। भाई एक बात दिमाग में रखें, वैज्ञानिक जानकारी का जो सबूत होता है वो सिर्फ रिसर्चेज में होता है और कहीं नहीं होता। और जो भी मेडिकल डॉक्टर हैं जिनका कि रिसर्च से लेना देना है, जो अपने YouTube चैनल पर रिसर्च की जानकारी डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं,
वही लोग, वही डॉक्टर विश्वसनीय हो सकते हैं, वही जानकारी भरोसे के लायक हो सकती है। अदरवाइज बड़े बड़े दावे करने वाले, किसी चैनल पर बहुत सारे हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए हों, किसी वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए हों, ये कोई पैमाना नहीं है। इसलिए परखना ज़रूरी है। ऐसे अधूरे तरीके से ना परखें कि भाई भीड़ जहाँ होगी वहीं पर डॉक्टर अच्छा होगा या वही जानकारी विश्वसनीय होगी। इसलिए बेहद सावधानी बरतना ज़रूरी है जब भी आप वैज्ञानिक जानकारी को लेना चाहें। तीसरा, अपनी बीमारी और लक्षण के डायग्नोसिस को स्वीकार करें। डॉक्टर ने अगर बोला है कि मेडिकल बेस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, तो एक्सेप्ट कर लो। इतना ज़्यादा भागदौड़ करने से कोई फायदा नहीं है। कितने भी डॉक्टरों के पास जाओगे, इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टरों के पास विजिट शायद कर ही चुके हो, आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए स्वीकार कर लो जो भी आपको डायग्नोसिस मिला है, या कोई भी दूसरा मेडिकल डायग्नोसिस भी अगर मिला हो आपको, उस डायग्नोसिस को भी स्वीकार करें। ये नहीं कि बस बार बार जिद लगा के बैठे कि भाई डॉक्टर पर हमें भरोसा नहीं, टेस्ट पर भरोसा नहीं, बीमारी तो कुछ और है, डॉक्टर ने ठीक से डायग्नोस नहीं किया, तो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते रहें। नहीं, डायग्नोसिस पर भरोसा करें। चौथी टिप, शारीरिक लक्षणों के मनोवैज्ञानिक आधार को समझें। मतलब कि साइकोसोमैटिक, साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स, सोमैटोफॉर्म, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स, सोमैटाइजेशन, इन सब चीजों को समझें और स्वीकार करें उसे। भाई ये प्रॉपर मेडिकल कंडीशंस हैं। ये भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ये भी मेडिकल कंडीशन होती हैं। इनको भी साइकाइट्री में, मेडिकल साइंस में जगह मिली है। हम जैसा मानते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हमारे शरीर जितना सेंसिटिव होता है, उस हिसाब से हमारे को बिना किसी बड़े मेडिकल बेस के भी सिम्टम आ सकते हैं। तो चाहे हम मानते हो या चाहे हमारे को स्ट्रेस बहुत होता हो, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत होती हो, किसी भी वजह से हमारे शरीर में मेडिकल बीमारी जैसे दिखने वाले लक्षण आ सकते हैं। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक आधार पर बिलीव करें, जानें, समझें, इसको वैज्ञानिक तौर पर देखें। पांचवी टिप, कम से कम 3 महीने के लिए तो कम से कम डॉक्टर ना बदलें। भाई ऐसा ना हो कि दवा ली, 10 दिन बाद डॉक्टर बदल दिया, दवा बदल दी, ट्रीटमेंट बदल दिया, एलोपैथी की दवा छोड़कर सीधा आयुर्वेद पे कूद गए, या जो भी दवा या थेरेपी का कोर्स आपको बताया गया हो तब तक तो एटलीस्ट डॉक्टर ना बदलें। भाई अगर डॉक्टर ने कहा 3 नहीं 6 से 8 महीना दवा लेनी होगी क्योंकि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो इसे पूरी तरह से दूर जाने में 6 से 8 महीने लगेंगे, 1 साल भी लग सकता है। तब तक हो सकता है आपको सोमैटिक सिम्टम आते जाते रहें। तो पूरा भरोसा बनाकर कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट लें ज़रूर, एटलीस्ट 3 महीना तो ज़रूर लें। 10-15 दिन में, 1 हफ्ते में ट्रीटमेंट ना छोड़ दें। एक इलाज को पूरा होने दें, फिर यदि संतुष्टि ना हो तो ही डॉक्टर बदलें। भाई कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना देखने के लिए कि ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है या नहीं, तो थोड़ा टाइम तो दें। 3 महीना तो एटलीस्ट जरूरी होता है ना। छठी टिप, बड़े चमत्कारी और ऊंचे दावे वाले इलाजों से के धोखे से बचें। कुछ बीमारियों का इलाज धीरे ही होता है, इसलिए धैर्य रखें। बड़े बड़े दावों में मत पड़ें कि भाई RTMS करा लेंगे तो उससे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कि भाई ये वाले डॉक्टर की दवा ले लेंगे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, 20 साल पुरानी एंजाइटी, 10 साल पुराना डिप्रेशन दूर हो जाएगा अगर ऐसा कर लें वैसा कर लें। नहीं होता ऐसा। बड़े बड़े दावों से बचने की कोशिश करें। बड़े दावे जो भी करेगा वो सिर्फ अपना धंधा कर रहा होगा। अगर वो वैज्ञानिक आधार रखता है, और वैज्ञानिक आधार सिर्फ 2-4 रिसर्च बताने से नहीं हो जाता, वैज्ञानिक आधार के लिए आपको भी जांच परख करनी पड़ेगी, तभी आप यकीन कर पाएंगे। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातों में ना आए और इलाज को धीरे धीरे भी अगर लेना पड़े, धीरे धीरे भी अगर आपका इलाज जो है वो असर लाए, तो भी उसे धैर्य के साथ लेते रहें। इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में मैं कुछ और टिप्स आपको बताऊंगा। 7वीं टिप, डॉक्टरों पर भरोसा रखें, वे आपका भला ही चाहते हैं। भाई थोड़े बहुत डॉक्टरों को अगर छोड़ दिया जाए जो थोड़े लालची होते हैं, जो आपसे बात नहीं करते प्रॉपरली, जो आपकी प्रॉब्लम को पूरा सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते, उसके अलावा ज्यादातर डॉक्टर भरोसे के लायक होते हैं। वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए उनका यकीन करें, उन पर भरोसा करें कि वो जो आपकी बीमारी और आपके लक्षणों के बारे में बता रहे हैं वो सही ही बता रहे होंगे। भाई डॉक्टरों से अगर आप उम्मीद लगाते हैं, उनके पास बार बार जाते हैं, तो थोड़ा तो आपको यकीन बनाना पड़ेगा, तभी आप उस डॉक्टर के इलाज को सही तरह से ले पाएंगे, उस पर भरोसा कर पाएंगे और डॉक्टर की जो सजेशंस हैं उस पर यकीन कर पाएंगे। 8वीं टिप, यदि बीमारी का इलाज ना हो पा रहा हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका डायग्नोसिस ही गलत है या फिर डॉक्टर झूठे हैं। भाई बीमारी का इलाज ना होने के कई कारण होते हैं, ज़रूरी नहीं कि डायग्नोसिस ही गलत मिला हो। कई बार बीमारी होती ही ऐसी है जो धीरे धीरे उसका
सिम्टम कम होता है, कई बार इलाज धीरे धीरे काम करते हैं, कई बार ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जब तक स्ट्रेस एंजाइटी ना चली जाए तब तक इनमें रिलीफ नहीं मिलता। तो ऐसे में दौड़ भाग ना करें, एक के बाद एक दूसरे डॉक्टर ना बदलें। 9वीं टिप, मेडिकल साइंस पर भरोसा करें। ये आजकल बहुत कॉमनली हो गया है, खासकर यूट्यूब ने तो इसको बहुत बढ़ावा दिया है। लोगों को एलोपैथी और मेडिकल साइंस पर भरोसा नहीं आता और ना जाने कौन कौन से बड़े बड़े चमत्कारी इलाजों में ध्यान देने लगते हैं। आज के ज़माने में बहुत आसान है डॉक्टरों पर डाउट करना, जहां आपको बड़े दावों में कोई भी उलझा सकता है। मेडिकल साइंस की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। भाई ये जितनी भी बीमारियों के नाम आज तक दिए गए हैं ना, ओसीडी, सोमैटिक सिम्टम, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सारे मेडिकल साइंस ने दिए हैं। मेडिकल साइंस के पास इन सब बीमारियों की डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है। हालांकि इनका बहुत बढ़िया इलाज ना भी हो, हालांकि सारे पेशेंट्स को ये वैज्ञानिक दवाइयां या इनके इलाज पूरा ठीक ना भी कर पाते हो, पर जो डिस्क्रिप्शंस मेडिकल साइंस ने आज साइकेट्रिक बीमारियों की दी है वो आज तक हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति, किसी भी संस्कृति में आज तक इतनी तरक्की नहीं हुई थी कि साइकेट्रिक बीमारियों को डायग्नोज किया जा सके या उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। इसलिए मेडिकल साइंस पर बिलीव करना, मेडिकल साइंस पर यकीन और ट्रस्ट करना बेहद ज़रूरी है। भाई जितने भी ये जो दूसरी मोडेलिटी वाले डॉक्टर होते हैं, चाहे वे आयुर्वेद और होम्योपैथी ही क्यों ना हो, वे एलोपैथी वाली मेडिकल साइंस जो है उसी के डायग्नोसिस, उसी के टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके इलाज देते हैं। तो इसलिए थोड़ा समझें कि मेडिकल साइंस कुछ ऐसा कर रही है, उसके कुछ ऐसे कारण देख रही है, ब्रेन की इतनी इन डेप्थ स्टडी हो रही है जो सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर ही कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में साइंस को पढ़ने वाले लोग ही कर रहे हैं। और वही साइंस को पढ़ने वाले लोग आपकी बीमारी का डायग्नोसिस, बीमारी के टेस्ट और भी ना जाने क्या क्या जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। इसीलिए इस मेडिकल साइंस पर भरोसा करें, इतना ज़्यादा डाउट ना करें कि जैसे कि ये सारी मेडिकल साइंस जो है ये बस आपका नुकसान पहुंचाने के लिए है। हो सकता है कि डॉक्टर पर भरोसा कभी ना आए, हो सकता है किसी डॉक्टर ने आपका अच्छा ट्रीटमेंट ना किया हो सकता है डॉक्टर ने आपसे बहुत सारा पैसा लेकर आपको धोखा दिया हो, पर वो डॉक्टर की वजह से है, ना कि मेडिकल साइंस की वजह से। तो इसलिए मेडिकल साइंस पर भरोसा करना छोड़ दें, उसकी बजाय बेटर है कि आप डॉक्टर बदलें अगर जरूरी हो तो, पर मेडिकल साइंस पर भरोसा जरूर करें। 10वीं टिप, मेडिकल तथ्यों को समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करें, सोचने की क्षमता बढ़ाएं, देखें, जानें कि ये बीमारियां, ये लक्षण, ये इलाज कैसे काम करते हैं, ताकि डॉक्टरों की जानकारी पर भरोसा बने। भाई डॉक्टर तो आपको साइंटिफिक जानकारी देके चले जाएंगे, हो गया उनका काम, पर उस पर भरोसा करने के लिए आपको अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी जानकारी के सही गलत हर पहलू को समझना, उसके पीछे कैसे साइंटिफिक माइंड काम करता है, कैसे उस बीमारी को समझा जाता है। जैसे कि सोमैटिक सिम्टम, साइकोसोमैटिक, सोमेटाइजेशन, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हो गए, इनको कैसे मेडिकल बीमारियों से हम अलग देखते हैं। डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट कैसे साइकोसोमैटिक और जो जनरल जो मेडिकल कंप्लेंट्स हैं उनमें फर्क कैसे करते हैं, इनके कारण और इनके इलाज को कैसे समझते हैं, ये सब जानने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करनी पड़ेगी। अपना पूरा दिमाग, पूरी बौद्धिक क्षमता से देखना पड़ेगा कि कैसे इन बीमारियों में, इनके लक्षणों में, इनकी एक्सप्लेनेशंस में और इनके इलाज में भरोसा किया जाए। इसीलिए डॉक्टर्स की बात पर भरोसा करने के लिए अपनी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग भी जरूर विकसित करें। 11वीं और आखिरी टिप इस वीडियो की, आपके आसपास यदि कोई स्वास्थ्य पर बहुत चिंता करता है, जैसे कि आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों की धारणाओं पर एकदम भरोसा ना कर लें, अपने विवेक से काम लें। ये नहीं कि आपके फैमिली मेंबर ने चिंता कर ली और ऐसा लग गया उनको कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो रही है तो जाओ डॉक्टरों के पास, जाओ नए नए टेस्ट कराओ, कुछ तो बीमारी हो गई, कुछ तो लक्षण आ गए, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। तो होता क्या है कि आसपास के जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं उनकी बातों पर हम बहुत जल्दी भरोसा कर लेंगे, उनके ऊपर यकीन कर लेंगे, और ऐसे में हम खुद भी ऐसा मानने लगेंगे कि ये जो बोल रहे हैं, जो कि विश्वसनीय लोग हैं, ये कुछ सच ही बोल रहे होंगे, ये तो सही लोग हैं, ये तो हमसे बड़े लोग हैं, हमारा अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो इनको फॉलो करो। नहीं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास हो, कितनी ही चिंताएं करता हो, कितना ही आपका ख्याल तो रखता हो, पर साथ ही साथ वो डरता बहुत हो, ऐसे लोगों की, ऐसे फैमिली मेंबर्स की धारणाओं पर, उनकी बातों और उनके एक्शंस पर एकदम भरोसा ना करें। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग लगाएं, थोड़ा अपने सिम्टम और अपनी बीमारी को सही तरह से देखें। डॉक्टरों ने जो आपकी बीमारी और इलाज के बारे में कहा है उसके बारे में विचार करें, ध्यान से देखें, और तब जाकर अपने विवेक से काम लेकर अपने इलाज और बीमारी के लिए सही रवैया अपनाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है।
तो ये रही पूरी जानकारी कि कैसे डॉक्टर शॉपिंग के बारे में आप अवेयर हों, डॉक्टर शॉपिंग के कारणों को समझें, डॉक्टर शॉपिंग को रोकने के लिए स्टेप्स लें। डॉक्टर शॉपिंग के चक्कर में मत पड़िए, आपके सोमैटिक सिम्टम्स और आपकी बीमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उससे दूर नहीं होंगी। डॉक्टर शॉपिंग को बार बार डॉक्टर्स को विजिट करने की आदत को बंद करना होगा, ख़त्म करना होगा। कम करने से फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल बंद करना होगा। तभी आप अपने सोमैटिक सिम्टम्स को मेडिकली ना देखकर उसको साइकोलॉजिकली देखना शुरू करेंगे। जब तक आप मेडिकल एक्सप्लेनेशन से हटकर साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाते, जब तक आप बड़े बड़े कुछ गहरे कारण जो कि आपके शरीर में हो सकते हैं उससे हटकर आप जब तक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कॉजेलिटी में ध्यान नहीं देते, कॉजेलिटी मतलब ऐसे नहीं देखते कि शायद आपके डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से या आपको स्ट्रेस की वजह से ये सोमैटिक सिम्टम्स हो सकते हैं, बचपन से या बहुत लंबे समय से ये सिम्टम्स बने हुए हैं, तो शायद आपका शरीर, आपका दिमाग वो कंडीशन हो चुके हैं, उनकी आदत हो चुकी है, बॉडी ब्रेन सेंसिटिव हो चुका है इन सिम्टम्स को लाने के लिए। जब तक आप इस तरह से अपने सोमैटिक सिम्टम्स को नहीं देखेंगे, कितने भी डॉक्टरों पर विजिट कर लें, कितने भी जगह जगह अलग अलग इलाज ट्राई कर लें, टेस्ट करा लें, नए नए डायग्नोसिस ले लें, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इन सब चक्रों में पड़ने से आपको कोई लाभ नहीं होगा और आज तक मिला भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं। इसके सबसे बड़े गवाह, सबसे बड़े सबूत आप खुद हैं। आपका अनुभव खुद दर्शाता है कि आपको आज तक इतने सारे डॉक्टरों पर विजिट करने से कुछ नहीं मिला। इसलिए ये डॉक्टर विजिट्स को बंद कर दें, टेस्टिंग वगैरह कराना बंद कर दें। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहें और भी ऐसी यूज़फुल डिटेल्स, जानकारी मैं आपको दूंगा और टिप्स बताऊंगा कि कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आया जाए, सोमैटिक सिम्टम्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।